नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बैसला आपका बैसला क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक पॉलिटी का सेशन लेकर आए हैं। इस सेशन में हम आपको कंप्लीट पॉलिटी कराएंगे। उसके बाद पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 800 MCQ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, जो कि भारत का राष्ट्रपति देश का एक नाम मात्र का हेड होता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देश का नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति होता है और रियल हेड कौन होता है? देश का रियल हेड होता है दोस्तों हमारे देश का प्रधानमंत्री। जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, किस किस चुनाव होता है, कौन कौन भाग लेता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 54, 55, 71 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर साल भर चुनाव होते रहते हैं। कभी MP का चुनाव, कभी MLA का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, जिसमें बहुत ही खर्च होता रहता है। और इस खर्च से बचने के लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में इतना खर्च ना हो पाए, तो हमारे संविधान में ने तय किया कि भारत का राष्ट्रपति भारत की जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाएगा। यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही चुना जाएगा। तो जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति की जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा, लेकिन उसको एक निर्वाचन प्रणाली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाएगा। जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत इलेक्टोरल कॉलेज आता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। जानते हैं इसमें कौन कौन भाग लेता है। नंबर 1, संसद के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ना कि नॉमिनेट सदस्य जिनको हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। नंबर 2, 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधायक। सभी 28 राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। नंबर 3, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि मात्र ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की विधानसभाएं हैं और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास उनकी खुद की विधानसभाएं नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ स्पेशल दर्जा दिया गया है, जिनके पास खुद की विधान परिषद है। ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास खुद की विधान परिषद है और किसी भी राज्य के पास खुद की विधान परिषद नहीं है। पहले 7 थे, जब से जम्मू कश्मीर को हमने एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, 6 हो गए। जानते हैं 6 कौन से? नंबर 1 UP, नंबर 2 बिहार, 3 महाराष्ट्र, 4 कर्नाटक, 5 आंध्र प्रदेश, 6 तेलंगाना। दोस्तों, याद रहे, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। अब जानते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, लेकिन बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को उसमें ऐड करके ये 9 कर दिए गए, लेकिन ये दोबारा से 8 हो गए हैं, क्योंकि इसमें दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर एक बना दिया गया। जानते हैं 8 कौन कौन से हैं? दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इनमें 3 स्पेशल ड्यूटी हैं आपको, जो मैंने पहले बताया था, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये ऐसी मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है और जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और जाने इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। दोस्तों, सभी राज्यों की बराबरी देने के लिए संविधान ने एक सूत्र बनाया गया, जिससे जिस क्षेत्र की आबादी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। जैसे
यूपी की आबादी सबसे अधिक है, इसलिए उसकी एक सदस्य की वोट वैल्यू 208 है। और जिस क्षेत्र की आबादी सबसे कम होगी उसकी वोट वैल्यू सबसे कम होगी। जैसे कि सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू केवल 7 है। तो इसलिए इसमें वोट वैल्यू को निकालने के लिए हमारे देश में 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। हम जानते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या बटे 1000 गुना कुल चुने गए एमएलए। अब निकालते हैं यूपी के एक एमएलए की वैल्यू। 1971 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या 8,38,49,750 थी। तो निकालते हैं 8,38,49,705 बटे 1000 गुणा 403। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है 208। तो यूपी के एक एमएलए की वैल्यू 208 आती है। और टोटल एमएलए की संख्या कितनी यूपी में? 403। 403 गुणा 208 टोटल होता है 83,000 रुपया। 83,000 वोट वैल्यू। दोस्तों, देश में सबसे अधिक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट अगर पड़ती हैं तो यूपी से जाती हैं, इसलिए राष्ट्रपति का सीधा रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। और जाने अब निकालते हैं हम एक एमपी की वोट वैल्यू। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया जाता है? सभी राज्य के एमएलए के वोट वैल्यू बटे संसद के सभी एमपी और लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी। निकालते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू। सभी राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी निकली थी? 5,49,474। 5,49,474 बटे 543 प्लस 233। ये 543 लोकसभा के सदस्य हैं और 233 राज्यसभा के। तो टोटल वोट वैल्यू निकलती है एक एमपी की 708 वोट। तो कुल मिलाकर एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू हो जाती है 10,98,882, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए कम से कम 50% प्लस एक वोट होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास 50% प्लस एक वोट होगा वही राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम अपनाया गया, जो कि हमने कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और 50 ही प्रस्तावक। मतलब क्या है? 50 सदस्य उसका प्रस्ताव पेश करें कि हमें इस सदस्य को राष्ट्रपति बनाना है, उसमें 50 समर्थक हो। टोटल मेंबर कितने हो गए? 100। अगर जिस व्यक्ति के पास 100 सदस्यों का समर्थन है वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये की राशि आरबीआई में जमानत के रूप में जमा की जाती है। और जानते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 71 में बताया गया कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ही देख सकते हैं। और जानते हैं अब जानते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति के महाभियोग कैसा लगाया जाता है, क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे उसमें वोट डलती हैं, जानते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। इसमें आधार क्या होता है दोस्तों? इसमें आधार होता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का दुरुपयोग। महाभियोग लगाने से पहले दोस्तों एक प्रस्ताव पास होता है जो कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उसकी एंट्री हो सकती है। मानो हमने इसमें लोकसभा में इसकी एंट्री की, तो लोकसभा में टोटल का 1/4 सदस्य अगर इसको पास कर देते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जानते हैं दोस्तों याद रहे कि प्रस्ताव पास होने से पहले राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले का नोटिस जाना अनिवार्य है।
कि उसको नोटिस दे दिया जाता है कि भाई तेरे पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना वकील ले आइए, अपना जो भी है अपनी तैयारी कीजिए। तो उसके बाद प्रस्ताव पास होने के बाद संकल्प प्रस्ताव पेश होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में लोकसभा में पेश किया था, तो दोबारा भी ये लोकसभा में ही पेश होगा। मान लीजिए एंट्री लोकसभा से हुई तो राष्ट्रपति का एग्जिट राज्यसभा से होगा। तो हमने इसको लोकसभा में पेश किया था, तो दोबारा भी ये इसकी शुरुआत लोकसभा से ही होगी। तो हम इसको लोकसभा में पेश करते हैं, तो उसके लोकसभा के 2/3 बहुमत से अगर इसको पास कर दिया जाए तो यह पास होकर दूसरे सदन में पहुंच जाएगा। दूसरा सदन कौन सा? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में पास होने से पहले इसकी जांच होगी, जिसके लिए कमेटी होगी। इस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, एक लॉ एक्सपर्ट। अगर यह कमेटी राष्ट्रपति को दोषी घोषित करती है तो उसी दिन दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पास कर एक संकल्प पारित हो जाता है तथा उसी दिन राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति की वैकेंसी, कब कब इसकी सीट वैकेंसी खाली रहती है। जानते हैं। नंबर 1, डेथ। अगर किसी सदस्य की कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पद खाली हो जाता है। अभी तक हमारे देश में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। नंबर 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, नंबर 2 फखरुद्दीन अली अहमद। नंबर 2 इम्पीचमेंट। अगर किसी सदस्य पर महाभियोग लगा जाए तो भी उसकी सीट खाली हो जाती है। रेजिग्नेशन, इस्तीफा के द्वारा भी उसकी सीट खाली हो जाती है। आफ्टर 5 ईयर टर्म, यानी उसके कार्यकाल पूरे होने के बाद भी उसकी सीट खाली हो जाती है। दोस्तों, याद रहे, राष्ट्रपति के स्थान को रिक्त होने के बाद कम से कम 6 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं होगा। दोस्तों, याद रहे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। और जानते हैं दोस्तों, संविधान के 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और संविधान के 57वें अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव से लड़ सकता है, ऐसा कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है, और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी कोई सीमा नहीं है। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो लड़ सकता है, उम्र की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कोई टाइम पीरियड। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।